Okay, students. So today we are going to start our new chapter, the second chapter of 12th physics, that is capacitance. Okay. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जो है वो हमने पढ़ लिया है। तो अब हम ये मान सकते हैं कि अब हमें चार्जेस के बारे में सारा कुछ पता चल चुका, उनकी सारी प्रॉपर्टीज पता चल गई हैं। अब हम चार्जेस के बारे में सोचने के काबिल हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन एक टॉपिक है बेटा, वो होता है वेन डिग्राफ जनरेटर। बड़ी जगह पर वो करवाया भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि पहले किसी जमाने में सीबीएसई के न्यूज इसमें सिलेबस में होता था। अब सीबीएसई ने एक्चुअली में वेन डिग्राफ को हटा दिया। तो वेन डिग्राफ जनरेटर को अब बड़े टीचर जो है वो स्किप कर देते हैं। और वेन डिग्राफ जनरेटर लेकिन पंजाब बोर्ड के एग्जाम्स में अभी भी आता है। तो पंजाब बोर्ड में से नहीं हटाया गया, लेकिन सीबीएसई से हटा दिया गया। लेकिन ये जो वेन डिग्राफ जनरेटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना चाहिए ताकि हमें आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो इसके बाद वेट अ मिनट, ओके, तो इसके बाद अब हम सबसे पहले वेन डिग्राफ जनरेटर क्या होता है ये वीडियो देखेंगे। वेन डिग्राफ जनरेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट पार्ट है, तो चाहे उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट कह लो या कैपेसिटेंस चैप्टर का फर्स्ट कह लो, वन इज द सेम थिंग। तो अब हम देखने वाले हैं वेन डिग्राफ जनरेटर के बारे में कि ये है क्या। ठीक है, लॉन्च देखते हैं। ठीक है, आपको आवाज नहीं सुनेगी, जो मैं कहूंगा वही सुनाई देगा। तो ये वेन डिग्राफ जनरेटर इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे ये इन्होंने बनाया था वेन डिग्राफ ने। बेसिकली ये इस तरह से, मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये इन्होंने बताया कि अगर जो मेरे पास जो चार्ज है, ठीक है, वो इनका पहले अब कॉन्सेप्ट समझ लो। दो सरफेसेस है, एक ये इनर सरफेस है। ठीक है, इनर सरफेस कहने का मतलब है कि दिस इज लाइक द इनर, एक अंदर सफियर है और एक आउटर सफियर है। तो अगर इनर सफियर के ऊपर चार्जेस हैं, अगर इनर स्फीयर के ऊपर चार्जेस हैं और अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं आउटर स्फीयर के साथ, तो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे के सारे इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर देयर इज नो चार्ज। अगर आपका कंडक्टर है तो वो सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो सरफेस पर फ्लो कर जाएंगे और बाहर वाला जो चार्जर है उसकी सरफेस पर सारे के सारा इलेक्ट्रिक चार्ज चला जाएगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिटवीन बिहाइंड वेन डिग्राफ जनरेटर। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है वेन डिग्राफ जनरेटर में जिसको आपको पता होना जरूरी है, वो मैं अभी आगे जैसे जैसे ही आता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। ये देखो, ये इन्होंने यहाँ पर एक बेल्ट सेट कर दी और ये बेल्ट यहाँ पर गोल गोल घूमेगी और ये बेल्ट यहाँ पर मूव करेगा। ये मेरे पास है वो हो गया मोटर। ठीक है, ये यहां से चलेगा। वेट ए मिनट, रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना? यस, रिकॉर्डिंग इज ऑन। ओके, सॉरी। ओके, तो अब देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है। अब बेटा ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं कॉम्ब। ठीक है, जो ये वाला जो हमारे पास बना हुआ है इसको बोलते हैं कॉम्ब। तो कॉम्ब बेसिकली होता क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल ऐसे करके, मतलब ऐसे एजेस बने होते हैं, ऐसे करके इस तरह से बना होता है। तो जब इसको हम चार्ज देंगे, तो मैंने आपको पहले ही समझाया कि जहां पर रेडियस बहुत कम होता है वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये आपकी जो चार्ज डेंसिटी है वो यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा हाई होगी। ठीक है ना, यहाँ पर आपकी जो चार्ज डेंसिटी है इसके कोने पे, यहाँ पे, तो इनके जो बिल्कुल तीखे तीखे ब्रिसल्स हैं, यहाँ पर आपकी जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, वोल्टेज बहुत हाई होती है। इस वोल्टेज हाई के कारण क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इस बेल्ट के अंदर इंडक्शन हो सकेगी। तो अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ पाएगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर स्पार्किंग हो जाती है। चलो ये नेगेटिव को छोड़ दो आप फिलहाल, यहाँ पर स्पार्किंग हो जाती है और स्पार्किंग होने से ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर चिपकने लगते हैं और फिर ये प्लेट ऊपर चली जाती है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करता है। सो नाउ लेट अस सी द वीडियो। अब देखो कि यहाँ पर क्या होने वाला है। यहां से जब मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, ये ऊपर कनेक्ट किया हुआ है, यहां पर भी एक कॉम्ब है,
तो ये वाला सेम कॉम्ब का स्ट्रक्चर है जैसे हमारी पेंसिल होती है या पेन की जो निब होती है, ठीक है। एंड दिस इज कनेक्टेड इन टर्न विद द आउटसाइड स्फीयर, ठीक है, बाहर वाले स्फीयर के साथ में ये कनेक्टेड रहेगा। चलो जी, अब देखते हैं क्या होता है। अब हमने इसको चलाना शुरू किया। सो नाउ बेल्ट हैज स्टार्टेड मूविंग लाइक दिस। अब ये चार्ज चला गया, चार्ज डायरेक्ट ऊपर चले गए। ये हुआ क्यों? ये कॉम्ब के कारण हुआ, और ये वाली सारी की सारी चीज मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि ऐसा क्यों होता है। अब ये ऊपर वाली जगह पर जा रहा है बेटा, देखो। अब यहां पर ये जो कॉम्ब है ये उल्टा बिहेवियर अटेन करेगा। जब यहां से पॉजिटिव चार्ज यहां से निकलेगा तो यहां पर वो उसको अट्रैक्शन होगी, नेगेटिव चार्ज करके अट्रैक्शन होगी यहां पे, और इस अट्रैक्शन के कारण ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आकर जंप करने लगेगा। तो यहां पर भी स्पार्किंग होगी, क्लियरली कह रहा हूं, स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग होगी और चार्ज विल बी ट्रांसफर टू दिस, दिस चार्ज विल गो आउटसाइड। जो बाहर एक स्फीयर मेरे पास बना हुआ है, उस स्फीयर की बाउंड्री पर ये सारे का सारा चार्ज वहां जाकर स्टेबल हो जाएगा। देखो ये देखो, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो चार्ज यहां से आता है और बाहर वाले पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज यहां पर जमा होने लगता है। बट अब हमारे पास यहां पर एक $1,000,000 क्वेश्चन सामने आता है कि व्हाट विल हैपन अगर मैं इसके ऊपर चार्ज बढ़ाता ही रहूं, बढ़ाता ही रहूं, बढ़ाता ही रहूं। अगर ये ऐसे ही चलता रहे तो क्या होगा? तो क्या ये चार्ज को इकट्ठे करता रहेगा? तो ये तो सारे का सारा चार्ज यहां पर इकट्ठा हो ही जा रहा है, तो व्हाट विल हैपन? बट एक सर्टेन मोमेंट आएगा जब यहां पर एक स्पार्क होगा। देखो अब बहुत ज्यादा चार्ज हो गया, इतना चार्ज हमसे हैंडल नहीं हो रहा। चलो भाई ओके, वेट अ मिनट। तो अब इनके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज हो गया है, ये देखो। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड, यहां पर एक स्पार्क आया, ठीक है। और ये स्पार्क ने क्या किया, जहां पर भी इसको अर्थिंग की कोई भी स्कोप मिला कि भाई अर्थिंग हो सकती है, वहां से ये स्पार्क हो गया। और जितना चार्ज था वो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज, इट हैज फ्लोन डाउन टू द अर्थ। एक्चुअली में ये अर्थ के अंदर चला गया है सारे का सारा चार्ज। तो ये अर्थिंग हो गई। तो यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि यार ये क्यों हुआ, ये जो अर्थिंग हुई ये क्यों हुआ? क्योंकि अभी तक तो सारा कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ वही वाले प्रिंसिपल यूज हुए, लेकिन ये अर्थिंग क्यों हुई अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये चीज नहीं की। चलो भाई, तो अब हम चलते हैं हमारे क्लास में। तो फ्रॉम नाउ we are now going to define something that is called capacitance. And what is this? अब बेसिकली अब यहां पर हुआ क्या था बेटा वहां पे, अब यहां पर समझेंगे हम। अब देखो, जो मेरे पास वो डोम था, वो डोम एक सर्कुलर डोम था, इट वाज हैविंग सम सर्टेन रेडियस, और इसके ऊपर इसकी सरफेस पे बहुत ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो गया। बहुत ज्यादा चार्ज इकट्ठा होने के कारण आई कैन से that the potential of the surface has become very very high. So now what is the potential? तो आप कहोगे सर the potential on the surface will be, माइनस को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं, के और जो भी चार्ज आपने दे दिया डिवाइडेड बाय r the radius of the sphere. दिस इज द पोटेंशियल। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। एंड इसके नीचे हमारे पास यहां पर एक जमीन बनी हुई है, लेट अस से दिस इज द अर्थ। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, मैंने आपको कहा था इंडक्शन हो जाएगा, तो अर्थ में यहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया उसके आसपास। तो जहां पर भी इसको थोड़ी मोटी ऐसे करके तीखी सी सरफेस मिलती है, वहीं पर यहां पर इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी माइनस की। और अब यहां पर माइनस चार्ज उछलने लगेगा, it will ask it will want to jump and it is getting attracted from the positive charge of the cube of the sphere. So now what will happen, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यहां पर बन गया।
So this is the electric field that has come into the picture. ठीक है, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्फीयर की बात करूं तो रेडियल है, वहां से रेडियली आउट निकलते ही वो बेंड हो जाता है और सीधा अर्थ में जाकर लगेगा, और अर्थ में वो 90 डिग्री एंगल बनाया बिकॉज अर्थ विल बी ट्रीटेड एज अ कंडक्टर, तो यहां पर ये 90 डिग्री एंगल्स बनेंगे। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इसके कारण जो आपके यहां पर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो एटमॉस्फेयर में आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स आपके डाइपोल स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे माइनस और पॉजिटिव, एंड दिस विल कॉज द आयोनाइजेशन ऑफ द एनवायरनमेंट दैट इज इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू सर्फेसेस, एंड व्हाट विल हैपन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आने पर ये बिल्कुल बल्ज हो जाएगा और मेरा मॉलिक्यूल ऐसे बनेगा। अब ये मैं अमीबा के रिप्रोडक्शन नहीं बता रहा हूं, लेकिन इट्स सिमिलर टू दैट ओनली। यहां पर आएगा नेगेटिव और यहां पर आएगा पॉजिटिव, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने पर ये बिल्कुल स्पार्क क्रिएट कर देगा। नेगेटिव चार्ज स्फीयर के ऊपर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज सीधा डायरेक्ट अर्थ के अंदर जाएगा। इट मींस योर नॉन कंडक्टिंग एटमॉस्फेयर will now be converted into a conducting dielectric, नॉन इंडक्टिंग मतलब इंसुलेटर जो था, जो एयर आपकी एक डाइलेक्ट्रिक थी, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक हो गया एंड इट हैज स्टार्टेड कंडक्टिंग, और यहां पर एक स्पार्क हुआ जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एंड कंप्लीट चार्ज वाज इट वेंट इनटू द अर्थ। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई ये बेसिकली जो यहां पर स्पार्क हुआ, वो स्पार्क हुआ क्यों, ये कितने पर स्पार्क होता है। अगर आपका पोटेंशियल नियरली 2⁷ ओके, आई एम अनेबल टू फाइंड इट प्रेजेंटली, चलो कोई बात नहीं। तो ये नियरली 2 × 10⁻⁶ या 7 समथिंग कुछ होता है ये, तो ये आप एक बार कंफर्म कर लेना, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो मैं इसको अभी रब कर देता हूँ, हम पीडीएफ में नहीं लिखेंगे, तो इसको मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो ये जो वैल्यू, अगर आपकी पोटेंशियल की वैल्यू रीच होती है तो आपकी एयर आयोनाइज हो जाती है। तो ये तो था हमारे वेन डी ग्राफ जनरेटर का कॉन्सेप्ट और थोड़ा कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट। तो यहीं से निकल कर आता है कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट। तो कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, अब मैं देखता हूं कि इसको पोटेंशियल, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैंने यहां पर कैपेसिटेंस को डिफाइन किया दैट इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज, या रेशो नहीं लिखो, इट इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज the potential of the body by 1 volt। अब 1 वोल्ट से हमने उसके पोटेंशियल को इंक्रीज करना है, तो मुझे कितना चार्ज देना पड़ेगा, उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटी का मतलब तो होगा कि मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा, लेकिन उसका तो हमें कोई फायदा नहीं है, तो उस चीज को तो हम छोड़ दें, क्योंकि उससे तो हमने कॉन्सेप्ट डिफाइन कर लिया, बट अदरवाइज उसका कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा। हमने कैपेसिटेंस डिफाइन किया, तो कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V, कि पर यूनिट पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए मुझे कितना चार्ज देना पड़ रहा है। सो दिस इज कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू Q बाय V, ठीक है। और कैपेसिटेंस का SI यूनिट, SI यूनिट इज फैरेड, फैराडे से हमने बनाया फैरेड, बट दिस फैरेड, द SI यूनिट ऑफ दिस is not a practical unit, क्योंकि farad is a very big unit। I will tell you why this is impractical। so यहां पर मैं लिख देता हूं farad is a very big unit, ठीक है।
तो माइक्रोफैरेड इज यूज्ड जनरली इंस्टेड ऑफ, तो माइक्रोफैरेड हम ज्यादातर यूज करते हैं रादर देन दिस, लेकिन फैरेड इज द एसआई यूनिट। ओके, और इसके डायमेंशंस M-1, L-2, बेटा इस लोकेशन पे, इस पॉइंट पे, इस जंक्चर पर मैं आपको ये भी बता दूं, क्लियर कर दूं कि यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर जो आपका 11th का चैप्टर है, उसमें उसकी कुछ वेटेज तो है ही ना, उसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना होता है जेईई और नीट में, लेकिन उसमें से यूनिट्स एंड डायमेंशन जब आपको पूछेंगे, वो लेटर से उन्होंने डायमेंशन पूछा किसी चीज का, वो कभी भी फोर्स और एनर्जी और इन सब के नहीं पूछते, वो हमेशा ही आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में धक्के से खींच के लेकर आने की कोशिश करेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ चार्ज, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेट अस से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और उस वक्त बच्चा कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट डिराइवेबल। आपको ऐसा लगता है यार ये ड्राइव कैसे करूं मैं, आप इसको ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पर ही बोलूं कूलम पर वोल्ट, ना तो आपको वोल्ट के ये चीज पता चलेंगे कि यार मैं वोल्ट के यूनिट्स डायमेंशंस कहाँ से लेकर आऊं, ना आपको कूलम का समझ में आएगा। तो उस वक्त बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डिराइव तो कर सकते हो मैथमेटिकली, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण मैं आपको कहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिज्म, ये जो आपके 12th स्टैंडर्ड के पार्ट 1 के जो चैप्टर्स हैं, इनके यूनिट एंड डायमेंशंस आपके लिए बहुत ज्यादा बेहद जरूरी हैं। इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है और खूब आपने याद करके रखने हैं, क्योंकि यहां से ही आने के चांसेस बनते हैं और कहीं से नहीं आता, और ये ड्राइव नहीं कर पाते आप कि अपनी मर्जी से आप ड्राइव कर लोगे, तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। ओके, ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं, अब मैं सफियर का एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेता हूं। कंडक्टिंग सफियर, तो इसकी कैपेसिटी हम पहले फाइंड करके देखते हैं कि इसमें, इस केस में हमारे पास क्या होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि वी नो द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टिंग सफियर इज गिवन बाय k इंटू क्यू बाय कैपिटल आर, वेर आर इज द रेडियस, माइनस को मैं फिर से निगलेक्ट कर दिया मैंने, तो k क्यू बाय आर, ये आपके पास पोटेंशियल आ गया। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए ऑल्सो कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज q बाय v, तो यहां से मैं q बाय v रेशो निकाल लेता हूं। q by v will be equal to r by k, so that will be equal to 4 pi epsilon naught r। तो यहां से मेरे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन गया बेटा, तो ये आपका सबसे पहला फार्मूला है कैपेसिटेंस चैप्टर का। अदरवाइज कैपेसिटेंस के बहुत सारे फार्मूले आएंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स, स्फेरिकल कैपेसिटर्स, वो हम बाद में करेंगे। प्रेजेंटली मेरे पास सिर्फ एक स्फेरिकल बॉडी, दिस इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी। ये स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम स्फेरिकल कैपेसिटर, दिस इज जस्ट अ बॉडी, स्फेरिकल बॉडी। तो स्फेरिकल बॉडी की कैपेसिटेंस होगी ये। बच्चों समझ में आ गया? हाँ बेटा, इज इट ओके? बेटा जी समझ में आ रहा है? सर फिर समझा दो, एक्चुअली मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके बेटा, कहाँ पर डिस्कनेक्ट हुआ? यहाँ पर डिस्कनेक्ट हुआ सफियर। यस सर। देखो पोटेंशियल आपके पास आ गया के क्यू बाई आर, ये तो मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक से उठाया, और क्यू बाई वी इज इक्वल टू सी। ओके, यहां से सिंपल, एक सिंपल डेरिवेशन, c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बट व्हाट इज दिस, है क्या ये? इसको हम बोलेंगे दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी। इसके यूनिट ऑब्वियसली फैरेड है, लेकिन अगर हम समझना चाहें कि फैरेड की आगे डिफाइन करें कि है क्या, ये बेसिकली आपके पास आएगा कूलम पर,
क्या मतलब कि कितना चार्ज देना पड़ेगा 1 वोल्ट उसका पोटेंशियल अगर मैं इंक्रीज करना चाहता हूं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि व्हाई 1 फैरेड इज नॉट अ गुड यूनिट। सो लेट अस सी। हम मान लेते हैं कि सी हमारे पास 1 फैरेड है, एंड सो लेट अस फाइंड आउट द कैपेसिटी, लेट अस फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दैट। रेडियस ऑफ दैट कंडक्टिंग स्फीयर। तो फॉर्मूला लगा दिया मैंने, 4 पाई एफ साइन नॉट कैपिटल आर इज इक्वल टू सी। सी इज टेकन एज 1 फैरेड, ऐसा यूनिट है, कोई इसमें 10⁻³ -6 करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1। तो आर आपके पास आ जाता है 1/4 पाई एफ साइन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इज इट ओके? और रेडियस है तो ऑब्वियसली यूनिट आपका आ गया मीटर। ऐसा यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो आप सोच के देखो कि ये आ गया 9 मेगा तो हम नहीं लिख सकते, 9 × 10⁻⁶ किलोमीटर्स। 9 × 10⁻⁶ किलोमीटर्स। ये कितने लाख किलो, कितने करोड़ हो गया, ये नहीं समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6, लो जी 90 लैक्स, 90 लाख किलोमीटर हो गया ये। और ये है क्या? द रेडियस ऑफ द स्फीयर 90 लाख। और हमारी अर्थ का रेडियस क्या है? 6,371 किलोमीटर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो बहुत ही ज्यादा एग्जैक्ट बोल दिया बेटा। मैं तो इसको 6400 ही कहता हूँ। 6400 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, 6400। तो कहाँ 6400, 6000, और कहाँ 90 लाख। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कंडक्टिंग स्फीयर बनाओगे, ठीक है, जो कि कंडक्टिंग होगा ऑब्वियसली अर्थ जैसा, अगर हम बोल दें तो अर्थ से भी बड़ा, ये तो सन के साइज के कंपैरिजन में चला गया। इतनी बड़ी अगर आपके पास अर्थ होगी तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 1 फैरेड। तो 1 फैरेड एक ऐसा यूनिट है जो कि आपके किसी भी प्रैक्टिकल पर्पस के काम नहीं आ पाता, ठीक है ना। सो दिस इज वाई 1 फैरेड known to be a very huge unit, ठीक है, which is not practical। तो इसलिए हम जो भी हमारे पास ज्यादातर चीजें आती हैं, अब जैसे मैं यहां पर भी एक और केस लेता हूं, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर। अब 1 मीटर का लोहे का स्फीयर ले लिया मैंने, उसकी कैपेसिटेंस हम फाइंड करके देखते हैं। तो ये आ गया 4 पाई एफ साइन नॉट आर, और ये आ गया आपके पास, इसको मैं लिखता हूँ 1/k, क्योंकि आर को मैंने 1 पुट कर दिया, और ये क्या आ गई वैल्यू? 9 × 10⁻⁹। तो 1/9 विल बी 0.11 × 10⁻⁹, ठीक है। और ये वैल्यू आ गई आपकी 1.1 10⁻⁻10 मीटर, सॉरी मीटर नहीं, फैरेड, ठीक है। अब इसको हम माइक्रो फैरेड बना लेते हैं। 1.1 10⁻⁻⁴ माइक्रो। इज इट ओके बेटा? तो इसकी कैपेसिटेंस 1 मीटर का जो है आपके पास, आप देखो कि वो कितनी ज्यादा वैल्यू उसकी कम आती है, ठीक है, इट्स दैट लो। तो कैपेसिटेंस के जो भी हमारे यूनिट्स आते हैं ज्यादातर माइक्रो फैरेड में आते हैं, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बोर्ड के एग्जाम्स में कि व्हाई 1 फैरेड इज अ वेरी बिग यूनिट। सो दिस इज द रीजन इन फ्रंट ऑफ यू। बच्चा कोई प्रॉब्लम है तो बता दो बेटा। नो सर। चलो ओके, तो अभी तक हमने ½ एन आवर ही हुआ है हमारे पास।
तो बड़ा टाइम रह गया यार, मुझे तो लगा कि खत्म हो जाएगा। बट चलो, इट्स 4:15 नाउ। तो इसके बाद देखते हैं बेटा। तो ये मेरे पास आ गया कंडक्टिंग सफियर, तो मुझे अब इनकी कैपेसिटेंस फाइंड करनी आ गई। तो अब मैं आगे लिखते हैं टोटल कैपेसिटेंस, चलो वो हम बाद में करवाएंगे टोटल कैपेसिटेंस। अभी हम करते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस। सबसे पहला सवाल आता है कि वाई एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटेंस। हमने पढ़ लिया कि जहां पर एक्सटर्नल वर्क होगा वहीं पर तो पोटेंशियल एनर्जी का इनपुट होगा, सिंपल बात है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर एनर्जी का इनपुट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, ढूंढ लो कि वर्क कहाँ करना पड़ेगा। तो लेट अस सी। अब मेरे पास ये रहा स्फीयर। अब आप सोच के देखो कि ये स्फीयर के ऊपर ये कच्चा पक्का सा चार्ज हो चुका, तो इसको मैंने चार्ज ऑलरेडी दिया हुआ है। तो लेट अस से इसको इतना चार्ज दे रखा है कि इसका प्रेजेंट पोटेंशियल इज v। इसके पास इतना चार्ज है, लेट अस से q चार्ज इसको मैं दे चुका हूं, और v इसका पोटेंशियल ऑलरेडी रीच हो चुका है। सो लेट अस से नाउ आई एम गोइंग टू गिव इट अ मोर चार्ज। तो मैं इसको और कितना चार्ज देने वाला हूं, dq। छोटा सा dq चार्ज मैंने इसको दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली dq आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो अब आप बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज अगर इस स्फीयर के ऊपर जाएगा तो इसको रिपल्शन नहीं होगी क्या? ऑब्वियसली रिपल्शन होगी। ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जा ही नहीं पाएगा। अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं तो ऑब्वियसली रिपल्शन है, वो पॉजिटिव चार्ज भाग जाएगा। तो इसको इसके ऊपर चढ़ाने के लिए मुझे एक वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ये फोर्स कौन लगाएगा जी? बैटरी लगाएगी, दैट्स इट। लेकिन कितनी लगाएगी, कितना वर्क डन होगा, अब हमें ये देखना है। तो इसमें हम कैसे करते हैं बेटा, ये याद रखना। बड़े सारे, बहुत सारे डेरिवेशंस आएंगे आपको 12th स्टैंडर्ड में, और जरूरी नहीं कि हर डेरिवेशन आपको, अगर कंसेप्चुअल अगर आपको पता है तो आप उसको ड्राइव कर ही लोगे। इसलिए हर डेरिवेशन को याद करना जरूरी है, रटना जरूरी है। किसी ना किसी डेरिवेशन में कोई ना कोई एक ताला होता है, वो फंस जाता है हर बार, इसलिए। चलो जी, तो अब मैं सबसे पहले तो मैं कंजर्वेटिव फील्ड वाला फार्मूला आपको फिर से रिवाइज करवा दूं। u2 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f फील्ड डॉट ds। एंड अगर कंजर्वेटिव फील्ड में मैं कोई फोर्स लगाऊंगा तो दिस कैन बी टेकन एज दिस। इसको मुझे पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर अब जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में करता हूं तो अब एफ डॉट डी एस नहीं लगता। एफ डॉट डी एस तो काइनेमेटिक्स में फॉर्मूला लगता है, बड़ा बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन इसकी और भी बहुत सारे वेरिएशंस होती हैं, जैसे कि वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में सोचा जाए तो इसको फील्ड ने कितनी फोर्स लगानी है, क्यू इंटू ई लगानी है। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट हो जाती है तो मेरे पास वर्क हो गया। सो ये मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, वर्क डन बाय फील्ड फाइंड कर रहा हूँ अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा। अब मुझे ये भी पता है कि E इज इक्वल टू dv बाई डी आर। अब मैं माइनस फिर से खा जाता हूँ, ठीक है ना। तो dv बाई डी आर, तो यहां से dv विल कम आउट टू बी माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। तो अब ये यहां से E डॉट डी आर, तो E डॉट डी आर मुझे यहां पर मिलेगा, देखो E डॉट डी एस। डी एस मतलब अगर किसी चार्ज ने थोड़ा सा भी डिस्टेंस ट्रेवल किया तो यहाँ पे जाएगा। तो E डॉट डी एस कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद dv। तो मेरे पास मेरा जो यहाँ पर बन जाता है वो बन जाता है q डॉट v, इंटीग्रल q डॉट dv। अगर पोटेंशियल आपका चेंज हो रहा हो तो q डॉट dv। तो ये मेरे पास एक जनरल वर्क का फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू QV। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क की अगर मैं बात करूंगा तो मैं वर्क के लिए कौन सा फॉर्मूला याद फाइंड करूंगा, Q यूज किया करूंगा।
ठीक है, अब हम यहाँ पर वर्क फाइंड करना चाहते हैं, तो अब देखते हैं. सो नाउ इन दिस केस वर्क विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वी मैं यहाँ पर लिखूंगा, और मैंने यहाँ पर डी क्यू चार्ज दिया. देखो इसका पोटेंशियल अब वी हो चुका, और मैं मान के चलूंगा कि पोटेंशियल इज नॉट वेरिंग, तो मैंने वी लिख दिया, लेकिन मेरे पास डी क्यू चार्ज था, उसको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आ गया दिस. अच्छा, इसमें एक चीज और लिख दूं, ये वी बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल आ जाता है ना, v2 माइनस वी वन आ जाएगा ना, यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे आप तो ये बन जाएगा. तो यहाँ पर मेरे पास पोटेंशियल में चेंजेस हो नहीं रही, तो मैंने v लिख दिया, और यहाँ पर मैंने dv लिख दिया. तो अब देखते हैं, अब v मेरे पास, हाँ, अब देखो, अब v एक्चुअली में मेरे पास कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे चार्ज जाएगा v में वेरिएशन होंगी, तो v कैन बी रिटन एज q बाय c डॉट डी क्यू, इसका इंटीग्रल. और अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा कि मुझे टोटल चार्ज कितना मैंने दिया, तो पहले चार्ज मेरी बॉडी पर 0 था, अब मेरी बॉडी पर बाद में फाइनल चार्ज q हो चुका है, और ये मेरे पास बन गया 1/c, और यहाँ पर आ जाएगा q स्क्वायर बाय 2. बेटा मैं ये अजम्पशन लगा रहा हूँ कि इंटीग्रेशन आप सभी कर सकते हो, सिंपल इंटीग्रेशन है, अगर नहीं हो पाएगा मुझे बता देना. वर्क आपके पास आ गया q स्क्वायर बाय 2c. इज इट ओके बेटा? ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बाय 2c, मैं अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, प्रोवाइडेड मैं ये कह सकता हूँ कि भी ठीक है ये वाले एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि व्हाट विल बी दी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी in pushing the dq charge on the sphere having potential v will be given by q square by 2c. जो मैंने वर्क किया वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में सेव होगा, q स्क्वायर बाय 2c, और यही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई. इसकी सारी की सारी वेरिएशंस अब हम यहाँ पर लिख देते हैं. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन बाय q स्क्वायर बाय 2c. अब q की जगह पे मैं cv लिख दूंगा, यहां से q इज इक्वल टू cv, वो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, q इज इक्वल टू cv, तो ये आ गया c स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c. चलो मैं डेराइव नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद कर लेना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ. सो दिस विल बिकम हाफ cv स्क्वायर, और दूसरा बन जाएगा मेरे पास हाफ cv स्क्वायर, और एक बन जाएगा मेरे पास हाफ ऑफ q इंटू v. So these are the three formulas which are used for the finding the electrostatic potential energy. So this is the stored electrostatic energy. Stored electrostatic energy in the body. हाँ भाई बेटा जी, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ. नो सर. चलो जी, ठीक है, तो ये आपके पास डेरिवेशन हो गया. इस डेरिवेशन को आपने ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक है. और फिर चलो, तो दिस विल बी द लास्ट पार्ट. अभी एक छोटा सा पार्ट रह गया, आज के लिए हमें इतना ही करना है, और उसके बाद फिर हम आज क्लोज करेंगे. तो बेटा अब ये जो आपके पास हाफ cv स्क्वायर चला गया, ये हमारी एक बॉडी के ऊपर जब हमने चार्जिंग की तो उसको कितनी एनर्जी मिल गई, ये उसके लिए है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट टू भी नोटेड होता है कि अगर मैं इसको कभी बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती, ठीक है. यहाँ पर मैं लिखता हूँ नोट, एनर्जी released by battery is not equal to the energy stored in the capacitor.
इसके पीछे रीजन क्या होता है? अब देखो, अब इसमें डेरिवेशन का ही एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जब मैंने देखो, अभी मैं कैपेसिटर दूसरे वाला ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक बॉडी ड्रॉ की है। तो अब आप मान के चलो कि मेरे पास सिर्फ एक सिंगल बैटरी है। सो लेट अस से अब इसने कितना वर्क किया हम ये देखेंगे कि बैटरी ने कितना वर्क किया। भाई बैटरी में से चार्ज रिलीज हुआ, मान लिया जाए कि यहां से चार्ज रिलीज हुआ डी क्यू। बैटरी की वोल्टेज कितनी है वी, तो डेल्टा वी तो इसने भी ट्रेवल किया। वी वोल्टेज पे डी क्यू चार्ज हमारा रिलीज हुआ। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी? तो ये भी हम वैसे ही कर लेंगे, v डॉट डी क्यू, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और आपका कितना चार्ज रिलीज हुआ, 0 टू क्यू, आपका टोटल चार्ज इतना रिलीज किया आपकी बैटरी से निकला। चार्ज अगर कभी देखो, बैटरी इज अज्यूम्ड टू बी द सोर्स ऑफ चार्ज एंड द सिंक ऑफ चार्ज। चार्ज अगर आया सर्किट में तो कहां से आया? बैटरी से आया। चार्ज अगर गया कहीं पे तो कहां गया? बैटरी में गया। तो बैटरी से ही सारा चार्ज निकला, तो क्यू चार्ज बैटरी से निकला। अब मैंने यहाँ पे देखा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो बैटरी की वोल्टेज चेंज नहीं होती। इट इज नॉट ए वेरिएबल, इट इज कांस्टेंट वैल्यू। पहले कैपेसिटर की मैं बात करूं तो वो एक वेरिएबल था, लेकिन अब यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल आया यहाँ पे, इंटीग्रेट करके जब मेरे पास आया तो मेरे पास आंसर बन गया क्यूवी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास यहाँ पर एनर्जी रिलीज्ड, अब वर्क डन कह लो या एनर्जी कह लो, वो द सेम थिंग। तो एनर्जी रिलीज्ड बाय द बैटरी, वो एक्चुअली में थी क्यूवी, ठीक है। लेकिन जो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है वो है हाफ क्यूवी। वेयर इज द अदर हाफ? ये प्रॉब्लम आ गई। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, सो 50% of the total energy released by the battery is wasted in sparking। स्पार्किंग होगी जिसके कारण ये लूज होगा ही होगा एनर्जी, ठीक है। एंड द रेस्ट 50% इज स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर कह लो या फिर बॉडी कह लो, क्योंकि अभी तक हमने कैपेसिटर नहीं किया, कैपेसिटर TOR। तो TOR जो है वो अपने अभी तक नहीं किया हुआ, तो इसलिए कैपेसिटर लिखना कैपेसिटर लिख दो, बॉडी लिखना बॉडी लिख दो। तो होगा क्या बेटा, इस बात को आपने याद रखना है कि जब भी मैं कैपेसिटर को कनेक्ट करूंगा बैटरी के साथ, तो ऐसा देखा जाता है कि हमेशा ही स्पार्किंग होती है, हमेशा ही स्पार्किंग होती है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आप कुछ मर्जी कर लो, लेकिन जब भी एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस पे आएगा तो वहां पर स्पार्किंग हो जाएगी ऑब्वियसली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा भी ऐसे पास में आएगा तो उसका डीआर थिकनेस कम होते ही आपकी एयर आयोनाइज हो जाएगी, और एयर आयोनाइज होने के कारण एयर में ब्रेकेज हो जाएगा, आपका डाइलेक्ट्रिक खराब हो गया और सारे के सारे चार्जेस चले गए और स्पार्किंग हो गई। तो वो स्पार्किंग होगा ही होगा, वी कांट डू एनीथिंग रिगार्डिंग दैट। तो जब भी ऐसे दो प्लेट्स को मैं बिल्कुल पास में लेकर आऊंगा और मान लो बहुत ज्यादा चार्जिंग हो रखी है और मैं बहुत ज्यादा पास में लेकर आऊंगा, तो वहां पर उतने डिस्टेंस पे जाते ही स्पार्किंग हो जाएगी। यू कांट स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग, जिसके कारण 50% ऑफ एनर्जी लॉस होती है और 50% ऑफ एनर्जी जो है वो आपके कैपेसिटर में सेव हो जाती है। सो विद दिस आई वुड बी कंप्लीटिंग टुडेज लेक्चर। तो आज हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटेंस, और हमें समझ में आ गया भी कैपेसिटेंस की जरूरत क्या है, हमने क्या चीज की, क्यों किया, बॉडी के अंदर एनर्जी सेव जो होती है वो क्यों सेव होती है, कैसे। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, कल का जो लेक्चर होगा, उसमें भी हम कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी करेंगे और फिर हम मेन कैपेसिटर चैप्टर की तरफ चले जाएंगे। बेटा कोई डाउट है तो पूछ लो, दिस विल बी द लास्ट थिंग टुडे। यस सर। ओके, चलो।